अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं फोटोलाइटिक फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन के डिफरेंस के बारे में। उसके साथ साथ हमने फोटोलाइटिक और फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन का मैकेनिज़्म भी स्टडी किया कि बेसिक मैकेनिज़्म क्या है, डाई कैसे डिग्रेड होता है, कौन से रिएक्शंस हैं, कौन से स्टेप्स हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक फोटो कैटालिस्ट की सिंथेसिस को। हमने एक एग्जांपल के तौर पे जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड फोटो कैटालिस्ट लिया है। उसके सिंथेसिस के प्रोसेस को हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि वो कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, कौन कौन से केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं, आपको पूरा प्रोसीजर कैसे अप्लाई करना है। जैसे हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड एक फोटो कैटालिस्ट, इसको बनाने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल ये पेपर है जिसमें इन्होंने हाइड्रोथर्मल सिंपल हाइड्रोथर्मल और थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड अप्लाई किया है ये कंपोजिट बनाने के लिए। इसके अलावा मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि सोनो केमिकल मेथड भी अप्लाई किया जाता है जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड बनाने के लिए। इसके अलावा को प्रेसिपिटेशन मेथड भी है। तो आज हम को प्रेसिपिटेशन मेथड की डिस्कशन करेंगे कि को प्रेसिपिटेशन मेथड से जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड कैसे बनाया जा सकता है। इसके बाद हम बाकी जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको भी डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन आई मस्ट सजेस्ट कि अगर आप जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड पे काम करना चाह रहे हो एज अ फोटो कैटालिस्ट, इसको यूज़ करना है फॉर डाई डिग्रेडेशन, तो आप सिंपल कोक प्रेसिपिटेशन मेथड से इस कैटालिस्ट को बनाएं। क्योंकि सिंपल कोक प्रेसिपिटेशन मेथड जो है ये बहुत ही इजी मेथड है और इसमें आपको ऐसा कोई हाई क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको जस्ट कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होते हैं, कुछ बेसिक केमिकल्स हैं जो हर लैब में अवेलेबल होते हैं। तो इसमें आपको 2 डेज 3 डेज के लिए रिएक्शन लगा के नहीं बैठना पड़ता। दैट इज़ द वन ऑफ द ईजिएस्ट स्टेप टू सिंथेसाइज जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड इज को प्रेसिपिटेशन मेथड। तो आज इसी मेथड को हम आपके सामने रखेंगे, उसकी डिस्कशन करेंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड कैटालिस्ट है, या कोई भी कैटालिस्ट अगर आप बनाते हो तो आप डिफरेंट पेपर्स अगर आपने लिटरेचर में स्टडी किए हों तो आपको पता लगा होगा कि हर कैटालिस्ट की डिफरेंट परसेंटेजेस यू बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल 5% कैटालिस्ट किसी ने बनाया होता है, किसी ने 10%, किसी ने 15%, किसी ने 20%। या अगर किसी ने डिफरेंट कंपोजिशन पे काम नहीं किया तो किसी आपको कुछ ऐसे पेपर्स भी मिलेंगे जिसमें जस्ट 10% जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड कैटालिस्ट बना के उसी पे सारा रिएक्शन लगाया गया है। या कुछ पेपर्स ऐसे मिलेंगे जिनमें 5% भी कैटालिस्ट बनाया है, 10% भी बनाया है, 15% भी बनाया है। और फिर हर कैटालिस्ट पे 5% पे अलग से रिएक्शन लगाएं, 10% कैटालिस्ट पे अलग से सारा रिएक्शन लगाए हैं उन्होंने, और 15% कैटालिस्ट पे वही सारा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर रिपीट किया। फिर तीनों परसेंटेज के कैटालिस्ट की एफिशिएंसी को आपस में उन्होंने कंपेयर किया है। तो इट्स अप टू यू कि आप कितनी परसेंटेजेस के कैटालिस्ट बनाना चाह रहे हो। आप जस्ट 5% कैटालिस्ट यूज़ करना चाह रहे हो, 10% या 15%, तो डिपेंड करता है कि आप कितना एफिशिएंट काम करना चाह रहे हो। इट्स अप टू यू। लेकिन जो मेथड है सिंथेसाइज करने का वो मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूँगी कि आप को प्रेसिपिटेशन मेथड से इस कैटालिस्ट को बनाएं। ये मेरे सामने पेपर है जो कि सर्फेसिस एंड इंटरफेसिस जर्नल में ये पब्लिश्ड है। इन्होंने जिंक ऑक्साइड और बिस्मथ ऑक्साइड कैटालिस्ट बनाया है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग को प्रेसिपिटेशन मेथड। तो आज हम इसी को प्रेसिपिटेशन मेथड को पहले हम थ्योरी की शक्ल में पढ़ते हैं कि इन्होंने कैसे बनाया, फिर आपके सामने एक फ्लो शीट डायग्राम रखी जाएगी जिससे आपको मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि सिंथेसिस ऑफ कैटालिस्ट कैसे करनी है। एक बात यहाँ पे एक और पॉइंट है कि आप जब भी कैटालिस्ट बनाते हो तो उसके लिए वर्ड सिंथेसिस का यूज़ किया जाता है, सिंथेसिस ऑफ कैटालिस्ट। प्रिपरेशन का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर सम synthesis और प्रिपरेशन इन लैब इज़ द सिंथेसिस ऑफ कैटालिस्ट। अगर आप ये कहोगे प्रिपरेशन ऑफ कैटालिस्ट तो वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि जस्ट कुछ वर्ड्स के लिए ही अगर उनके साथ लगाए जाएँ तो वो ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बायोजॉर्बेंट पे काम कर रहे हो, बायोजॉर्बेंट मीन प्लांट वेस्ट पे काम कर रहे हो, तो आपने वो वेस्ट खुद नहीं बनाया, वो ऑलरेडी बना हुआ था। आपने जस्ट उसको वाश करके उसको ड्राई करके उसको ग्राइंड करवाया, उसकी सीविंग की, उसको अच्छे से उनको सीव्स में से गुजार के उसकी पैकिंग वगैरह पैकिंग शेकिंग करके रख दिया। तो डैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिपरेशन। आपने उसकी प्रिपरेशन किया, उसकी थोड़ी बहुत तैयारी वगैरह की है, उसको सिंथेसाइज आपने नहीं किया।
मतलब सिंथेसाइज करने का, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि जो आप चीज़ खुद से बना रहे हो, डेट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंथेसिस। लेकिन जो चीज़ पहले से बनी बनाई है, कुदरत की तरफ से ही वो बनी बनाई है, आपने जैसे उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की है, उसको अच्छे से साफ करके पैक शेक करके रखा है, तो डेट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिपरेशन। तो सिंथेसिस, आपने जब भी कैटलिस्ट या कंपोजिट या कोई भी चीज़ बनानी है जो आप खुद से बना रहे हो, उसके लिए आप सिंथेसिस का वर्ड यूज़ करोगे। इस तरह की छोटी छोटी टर्म्स या इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ अक्सर स्टूडेंट करते रहते हैं जिनका पहले रिसर्च में एक्सपीरियंस नहीं होता। तो इसलिए कहती हूँ कि लाजमी वीडियो को एंड तक देखा करें, पूरा देखा करें, ताकि कहीं भी माइंड में जो मेरे पॉइंट आता है, ये जो मैं अक्सर देखती हूँ स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स, तो वो मैं आपको साथ साथ क्लियर करती जाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ कैटालिस्ट। इन्होंने सबसे पहले क्या किया है कि जिंक ऑक्साइड अलग से बनाया है, बिस्मथ ऑक्साइड अलग से बनाया, फिर इन दोनों को कंबाइन किया है। यानी कि इन्होंने जिंक ऑक्साइड भी यूज़ किया है और जिंक ऑक्साइड के अलावा बिस्मथ ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड भी यूज़ किया है। यानी कि इन्होंने दो कैटालिस्ट बनाए हैं। और हम चूँकि बना रहे हैं जस्ट जिंक ऑक्साइड और बिस्मथ ऑक्साइड, तो हम जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड की सिंथेसिस को ही चेक करेंगे, जिंक ऑक्साइड ऊपर उसकी सिंथेसिस को हम नहीं चेक करेंगे। तो जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड इन्होंने 5% भी बनाया है, 10% भी बनाया है, 15% भी बनाया है। ठीक है, तो तीनों परसेंटेजेस के कैटलिस्ट बना के तीनों की एफिशिएंसी को चेक किया है, उसके बाद तीनों के रिजल्ट को कंपेयर किया है। ठीक हो गया। तो किस मेथड से बनाया है? को प्रेसिपिटेशन मेथड से इन्होंने बनाया है जी। अब इसमें बनाने के लिए इन्होंने क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं उनकी तरफ चलते हैं। 5%, 10%, 15% कैटलिस्ट बनाने के लिए इन्होंने सबसे पहले बिस्मथ नाइट्रेट और जिंक क्लोराइड, यानी कि आपको जिसके लिए सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है वो जिंक क्लोराइड हो, और इसके अलावा बिस्मथ नाइट्रेट वो रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपको सल्फ्यूरिक एसिड भी रिक्वायर्ड होगा, नाइट्रिक एसिड भी, ऑक्सैलिक एसिड भी, पीएच वगैरह एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जिंक क्लोराइड लिया है और कितने मोलर लिया है, 0.095 मोलर 5% सोल्यूशन बनाने के लिए। 10% बनाने के लिए दूसरा जो डिजिट है वो है 0.090, यानी कि मोलैरिटी कम कर रहे हैं। फिर 15% बनाने के लिए इन्होंने 0.085% मोलर जिंक क्लोराइड लिया है, अलग अलग बीकर में तीनों। ठीक है, और बिस्मथ नाइट्रेट इनको कितना चाहिए जी, 0.05 मोलर 5% सोल्यूशन बनाने के लिए, जबकि 10% बनाने के लिए 0.010 बिस्मथ नाइट्रेट का सोल्यूशन चाहिए, और 0.015 15% बिस्मथ ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड सोल्यूशन बनाने के लिए आपको चाहिए। मीन्स टू से जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ रही है, जिंक क्लोराइड की मोलैरिटी कम हो रही है, पहले 0.95 थी, फिर 90, फिर 85, और जबकि बिस्मथ नाइट्रेट की मोलैरिटी ज़्यादा हो रही है, पहले 0.005 थी, फिर 0.01 होगी, फिर 0.015 हो गई। तो ये मोलैरिटी आप कोरेस्पॉन्डिंगली रिस्पेक्टिवली देख लीजिएगा। 5 की पहली वाली मोलैरिटी या 10 की दूसरी, 15 की है, तो आपको कॉमन सी बात है, पता ही होगी। तो हमने इतनी मोलैरिटी के डिफरेंट 3 सॉल्यूशन प्रिपेयर करने हैं। तो अब ये कैसे बनाने हैं, डिस्टिल वाटर में बनाने हैं, और टोटल वॉल्यूम 100 ml रखना है। अब आप ये चेक कर लीजिएगा कि 100 ml वॉल्यूम में इतने मोलैरिटी का सोल्यूशन बनाने के लिए हमें इस बिस्मथ नाइट्रेट या जिंक क्लोराइड कितने ml या कितने ग्राम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखना है जब भी आप कैटलिस्ट की सिंथेसिस कर रहे होगे। डिस्टिल वाटर में आपने सारे सॉल्यूशन बनाने हैं और टेम्परेचर मेंटेन करना लाजमी होता है कैटलिस्ट की सिंथेसिस के दौरान, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं करोगे तो वो कैटलिस्ट के पॉसिबिलिटी या प्रेसिपिटेट अच्छे ना बने या उनकी मिक्सिंग अच्छे से ना हो सके, जिसकी वजह से कैटलिस्ट की जब सिंथेसिस अच्छी नहीं होगी, उनके करेक्टराइजेशन रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे, और जब वो अच्छे नहीं आएंगे तो आप डाटा कैसे इंटरप्रेट करोगे। और इसके अलावा आपकी जो फोटो कैटालिटिक एक्टिविटी है या जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है उसकी रीडिंग भी सही नहीं आएंगी, ना ही आपकी एक्सेल शीट सही बनेगी, ना ग्राफ सही बनेंगे। तो कैटलिस्ट बनाना, उसको सिंथेसाइज करना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको आपने ध्यान से करना है, इसमें कोई मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। जब आप इनके सोल्यूशन बना लो 100 ml में, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर देना। मतलब कि 0.095 मोलर जिंक क्लोराइड को 0.005 मोलर के साथ मिक्स करना है बिस्मथ नाइट्रेट के,
और 0.090 मोलर जिंक क्लोराइड को 0.010 मोलर बिस्मथ नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ मिक्स कर देना है। 0.085 मोलर जिंक क्लोराइड को 0.015 मोलर बिस्मथ नाइट्रेट के साथ मिक्स कर देना है। जैसे जैसे सीक्वेंस में दोनों की वैल्यूज़ हैं वैसे वैसे मोलैरिटी के सोल्यूशन को मिक्स कर देना है। मिक्सिंग के बाद हर सोल्यूशन में, यानी किस तरह आपके पास 3 सोल्यूशन बन जाएंगे, एक 5% का, एक 10 का, एक 15 का। हर सोल्यूशन में आपने 2 ml एसिटिक एसिड ऐड कर देना है। ठीक है, जब आप दोनों सोल्यूशंस की जिंक क्लोराइड की और बिस्मथ नाइट्रेट की मिक्सिंग कर लो, उसके बाद आपने दोनों यानी कि तीनों सोल्यूशन में 2 ml एसिटिक एसिड सोल्यूशन ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 1 मोलर सोल्यूशन ऐड करना है, किस चीज़ का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आपने इसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सोल्यूशन ऐड करना है और ये ड्रॉप वाइज करना है। क्यों करना है, पीएच को एडजस्ट करने के लिए। जब आप 2 ml एसिटिक एसिड ऐड कर लो, उसके बाद उनको अच्छे से शेक करने के बाद उनकी पीएच चेक कीजिएगा। अगर वो पीएच 7 हुई तो फिर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर वो पीएच 7 ना हुई, 8 हुई, 6 हुई या कोई एसिडिक बेसिक की तरफ गई, तो आपने pH 7 एडजस्ट करनी है और उसके लिए आपको 2 ml एसिटिक एसिड ऐड करने के बाद उसके अंदर ड्रॉप वाइज ड्रॉपर की मदद से सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना पड़ेगा। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आप ऐड करोगे वो ड्रॉप वाइज करना है, एकदम से आपने नहीं डाल देना। ठीक है, 1-2 ड्रॉप्स डाल के फिर pH चेक करें, फिर ड्रॉप्स डाल के फिर pH चेक करें। तो आपने क्या करना है, ड्रॉप वाइज ऐड करना है अंटिल pH 7 इज अटेन्ड। जब pH 7 उसकी हो जाएगी, सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, फिर आपने जो आपका सस्पेंशन बन जाएगा वो उसको आपने स्टीरिंग करनी है उसकी 1 घंटे के लिए। मैग्नेटिक स्टीरर की मदद से कर लें या वैसे उसकी स्टीरिंग कर लें। तो आपने 1 घंटे के लिए उसकी अच्छी से स्टीरिंग करनी है। 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही मेंटेन रखना है उसके अंदर, ताकि उसकी जब आप हॉट प्लेट कुछ ऐसी होती है जिनके ऊपर हीटिंग भी होती जाती है और आप उसके अंदर मैग्नेटिक स्टीरर भी अगर ऐड करो तो स्टीरिंग भी साथ होती जाती है। तो आपने इस तरह की हॉट प्लेट लेनी है जिसके ऊपर हीटिंग होने के साथ साथ स्टीरिंग भी होती जाए, और वो स्टीरिंग 1 घंटे के लिए पूरी करनी है और टेम्परेचर 80 ही रखना है। तो 80 डिग्री सेल्सियस पे उसकी स्टीरिंग करनी है आपने विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक स्टीरर। ठीक है, और उसके बाद जब स्टीरिंग हो जाए 1 घंटे के बाद आपने सोल्यूशन को, मिक्सचर को लेना है और उसकी कूलिंग करनी है रूम टेम्परेचर पे। उसमें कोई आइस क्यूब्स या कूल वाटर आपने नहीं डालना, जस्ट रूम टेम्परेचर पे आपने उसको छोड़ देना है। और जब वो मिक्सचर कूल डाउन हो जाए आपने उसकी कर लेनी है फिल्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्ट्रेशन करने के बाद जो सॉलिड रेजिड्यू फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा उसको आप कलेक्ट कर लें, वॉश कर लें विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल वाटर, और वो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, उसके छोटे छोटे प्रेसिपिटेट बनेंगे। आपने उनको अच्छे से वॉश कर लेना है डिस्टिल वाटर के साथ, ताकि उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होंगी या जो भी लिक्विड होगा वो वॉश आउट हो जाए और प्योर प्रेसिपिटेट आपके पास ऑब्टेन हो जाए। फिर वो प्रेसिपिटेट जो होंगे उनको ड्राई करने के लिए आप उनको हीटिंग ओवन में, चाहे वो इलेक्ट्रिक ओवन है आपके पास या आपने उस पर हीट करना है, उस ओवन में रख देना है, उसको ड्राई करना है और 12 घंटों के लिए रखना है। मीन्स टू से 12 आवर्स के लिए आप प्रेसिपिटेट को ड्राई करेंगे। इलेक्ट्रिक ओवन में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आपने उनकी हीटिंग करनी है। 100 से ज़्यादा करेंगे तो उसके वोलाटाइल कंपाउंड्स कंपोजिट के सारे इवेपोरेट हो जाएंगे और आपके प्रेसिपिटेट सारे ख़राब हो जाएंगे। जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको ड्राई कर लो 12 आवर्स के लिए, तो उसके बाद आपने उनकी कैल्सिनेशन करनी है। कैल्सिनेशन मीन हाई टेम्परेचर पे उसको ड्राई करना है। आपने 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करना है कैल्सिनेशन के लिए। 4 घंटों के लिए आपने कैल्सिनेशन करनी है। तो एज अ रिजल्ट 4 आवर्स के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट आएगी डेट इज़ द जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड कैटालिस्ट, जिसको आप यूज़ कर सकते हो किसी भी डाई के डिग्रेडेशन प्रोसेस में। तो ये बेसिक मैकेनिज़्म प्रोसेस है जो कि आप यूज़ कर सकते हो 5%, 10%, 15% जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड बनाने के लिए। सेम मैकेनिज़्म है, सेम ही प्रोसेस है, सेम केमिकल्स हैं, जस्ट मोलैरिटी का डिफरेंस है।
5% के लिए मोलैरिटी जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड की ओर है, 10% के लिए और है, 15 के लिए और है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक फ्लोशीट डायग्राम रख रही हूँ जिसमें 10% जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड बनाया गया है। बाकी यानी कि आपके लिए आसानी करने के लिए इसको फ्लोशीट डायग्राम की शक्ल में प्रेजेंट किया गया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं। आपको जो बेसिक इसमें केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं इसमें ये भी क्लैरिफाइड है। आपको जस्ट बिस्मथ नाइट्रेट चाहिए, जिंक क्लोराइड चाहिए, एसिटिक एसिड चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। ठीक हो गया। साथ में डिस्टिल वाटर चाहिए आपको, और डिस्टिल वाटर क्योंकि आपने सोल्यूशन उसमें बनाना है। जब आपको ये केमिकल्स अवेलेबल हो तो आपने क्या करना है कि जिंक क्लोराइड का 0.090 मोलर सोल्यूशन बनाना है, जिंक क्लोराइड का। बिस्मथ नाइट्रेट का सोल्यूशन बनाना है आपने 0.010 मोलर सोल्यूशन। कितने ml में बनाना था? 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में। और उन दोनों को आपस में आप मिक्स कर देना है आपने। उसकी मिक्सचर के अंदर 2 ml आपने एसिटिक एसिड ऐड करना है। एसिटिक एसिड का सोल्यूशन 2 ml। तो 2 ml एसिटिक एसिड सोल्यूशन ऐड करने के बाद आपने pH एडजस्ट करनी है 7 पे। उसके लिए आपको यूज़ करना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो कि 1 मोलर होना चाहिए। 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन आपने यूज़ करना है pH 7 एडजस्ट करने के लिए। और उसके बाद जब 7 पे pH एडजस्ट हो जाए आपने स्टीरिंग करनी है फॉर 1 आवर। 1 आवर स्टीरिंग करने के बाद आपने और टेम्परेचर इसमें 80 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना लाजमी है। 1 आवर स्टीरिंग करने के बाद आप उसकी कूलिंग कर लें रूम टेम्परेचर के ऊपर। रूम टेम्परेचर पे कूलिंग करने के बाद आप उनकी फ़िल्ट्रेशन करें, यानी कि उसको फ़िल्ट्रेशन से आपके पास जो फ़िल्टर पेपर के ऊपर सोलिड रेजिड्यू बच जाएगा, आपने उसको लेना है, उसको अच्छे से वॉश करना है विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल वाटर। फिर इसको इलेक्ट्रिक ओवन में ड्राई करना है 100 डिग्री सेल्सियस पे। और बाद में उसकी आपने 4 आवर्स के लिए 300 डिग्री सेल्सियस पे कैल्सिनेशन कर देनी है। आपके पास जो प्रोडक्ट बाकी बचेगी कैल्सिनेशन के बाद, दैट इज़ अ जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड कैटालिस्ट। इसको आप यूज़ कर सकते हैं फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन के लिए किसी भी डाई की। तो ये बेसिक स्टेप्स थे 10% जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड बनाने के लिए, जबकि इसमें हम 5 और 15% भी स्टडी कर चुके हैं। जस्ट मोलैरिटी का डिफरेंस है, बाकी सेम प्रोसीजर वही है जो अभी हमने फ्लो शीट डायग्राम की शक्ल में देखा है। तो दिस इज़ अ बेसिक प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड कैटालिस्ट। होप्स हो कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। इसमें आपको केमिकल्स भी है जो आपके हैं ये इजीली लैब में अवेलेबल होते हैं। बिस्मथ नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और बाकी इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आप देख ही चुके हैं। आपको मैग्नेटिक स्टीरर चाहिए, इलेक्ट्रिक ओवन चाहिए, कैल्सिनेशन के लिए आपने कैल्सिनेशन का apparatus चाहिए, और इसके अलावा कुछ बीकर्स चाहिए, पेपर्स चाहिए, फनल चाहिए, फ़िल्टर पेपर चाहिए फ़िल्ट्रेशन करने के लिए, और इसके अलावा कुछ ड्रॉपर्स चाहिए जो कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज ऐड करना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर लैब में अवेलेबल होती हैं। आपको ऐसा कोई बड़ी मशीन की या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये इसलिए कहा जाता है कि को प्रेसिपिटेशन मेथड एक सिंपलेस्ट मेथड है बिस्मथ ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड सिंथेसाइज करने का। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो इसकी सिंथेसिस से मुतालिक तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इंशाल्लाह ताला उसको डील कर लेंगे। इसके अलावा इसके जो बाकी मेथड्स हैं सिंथेसिस के लिए उसकी भी वीडियोस जल्द अपलोड हो जाएंगी, आप उनको चेक कर लीजिएगा। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन, फॉर योर टाइम। हमने अभी तक फोटो कैटालिटिक फोटोलाइटिक का डिग्रेडेशन का डिफरेंस चेक किया कि वो क्या होता है, फिर फोटोलाइटिक के मैकेनिज्म, फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन के मैकेनिज्म को स्टडी किया, और अब हमने एक फोटो कैटालिस्ट जो कि बिस्मथ ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड है उसको को प्रेसिपिटेशन मेथड से सिंथेसिस के मेथड को डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या कोई और टॉपिक हो जिस पे आप चाहें कि हम उन पे वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मेथड्स ऑफ कैटालिस्ट सिंथेसिस के साथ। इसके अलावा कुछ और कैटालिस्ट भी हैं जो फोटो कैटालिस्ट के तौर पे यूज़ होते हैं, लाइक जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। हम उनकी सिंथेसिस की तरफ भी इंशाल्लाह ताला मूव करेंगे जल्द ही, लेकिन उससे पहले हम इसके बाकी मेथड्स को भी डिस्कस कर लेंगे कि इनके बाकी मेथड्स में इनकी सिंथेसिस क्या है। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।